Hello students, welcome to my YouTube channel of Chemistry अकबर क्लासेस। ये एक केमिस्ट्री स्पेशल चैनल है जो अकबर क्लासेस के ही अंडर आता है, केमिस्ट्री अकबर क्लासेस। तो बिना वक्त को ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री। क्लास 9 की केमिस्ट्री में हमने ऑलमोस्ट ठीक ठाक चैप्टर्स कवर किए हैं, लेकिन अब तक हमने जो एक्सरसाइजेज है उसके सॉल्यूशंस अपलोड नहीं किए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल में स्पेशली सॉल्यूशन डाला जाए पहले, फिर सॉल्यूशंस को देखते हुए, बच्चों के डिमांड को देखते हुए हम लेक्चर सीरीज भी लेके आएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज किसका, कौन सा चैप्टर का, नेचर ऑफ मैटर का। पहला जो चैप्टर है नेचर ऑफ मैटर, इसका हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब एक्सरसाइज में सारे सेक्शन को हम लोग टारगेट नहीं कर रहे, कुछ सेक्शन बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन से बच्चे लेके बैठेंगे और वो बन जाएंगे। कि आप सबको पता है केमिस्ट्री थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू फिजिक्स, तो इसीलिए इसमें सारा सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं। हम इसमें जेई नीट स्पेशल विंग को कवर करेंगे। नेचर ऑफ मैटर जो हमारा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 से 15 लेक्चर्स हुए हैं जो हमारे मेन चैनल में सारी चीज़ें डाल दी गई है। अगर आपने इस चैप्टर को कवर नहीं किया तो आप जाएं वहां से चैप्टर को देखें, फिर क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे आते हैं। तो इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, हम इसमें कवर करने वाले हैं जेई नीट स्पेशल विंग। ये रिसेंटली इसी साल ऐड किया गया है, जेई नीट स्पेशल विंग। अब जेई नीट स्पेशल विंग में खास बात क्या है, इसमें जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी क्रूशियल फॉर योर एडवांस प्रिपरेशन। आपके आगे के प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ऑब्वियसली इस किताब को जब आप पढ़ रहे होते हैं, इस बुक को जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो इसके अंदर के जो कंटेंट है ये तो एडवांस है ही, लेकिन ये आपके क्लास को भी कंसीडर करता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, दीज क्वेश्चंस आर हाईली कॉन्सेप्चुअल। हालांकि थोड़ी बहुत ऐसा इरेगुलरिटीज आएंगी क्वेश्चंस में आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे एडवांस लेवल तक आपको मदद कर सकता है और इसके पैटर्न इतने अच्छे क्यों हैं। इसमें सबसे पहला जो है मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है। मल्टीपल आंसर टाइप में आपके पास होगा क्या कि एक क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब एक ही ऑप्शन सही होगा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी होता क्या है, बच्चों को एक ऑप्शन सही मिलता है, उसको वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे आपको एक ऑप्शन को पढ़ के आगे नहीं बढ़ना है। हो सकता है पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाए, बट आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, बिकॉज मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। तो बहुत ही केयरफुली हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। अगर आपके पास किताब है तो प्लीज आप एकदम लेटेस्ट बुक को खोलेंगे। ये जो लेटेस्ट बुक है ये 13 एडिशन है क्लास 9 की केमिस्ट्री का, तो 13 एडिशन में ही ये क्वेश्चन का सेक्शन दिया हुआ है। ये पुराने एडिशन में ये क्वेश्चन के सेक्शंस नहीं दिए गए हैं, इसी साल इसको ऐड किया गया है। तो एक डायग्राम दिया गया है। एक डायग्राम क्या है, एक आपके पास ऐसे बता दूं मैं, एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर, जैसा कि समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, इसमें समझ में ये आ रहा है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आइस है, यानी कि बॉक्स इज फिल्ड विद आइस। अब इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, आप सबने देखा होगा कि जब किसी का डेथ हो जाता है दूसरे शहरों में, उसको अपने शहर तक वापस लाना होता है, तो उसको एक बॉक्स में पैक करके लाया जाता है और उस बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा आइस होता है, नीचे भी आइस, साइड में भी आइस, और बीच में जो उसकी डेड बॉडी है, जो ह्यूमन की डेड बॉडी को रखा जाता है, उसके ऊपर फिर आइस से कवर किया जाता है। यानी कि आइस में डेड बॉडी को कंजर्व किया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ताकि उसको सेफली घर तक लाया जा सके। तो उसी तरह का ये डायग्राम दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसके जो ऑप्शन है, सबसे पहला इसका ऑप्शन दिया गया है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स टू फॉर्म रिवर्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं समझ में आ रहा मुझे। हालांकि अगर इस बुक के सॉल्यूशन को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये भी ऑप्शन सही माना जा रहा है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। दूसरा क्या है, क्लियरिंग आइस ब्लॉक रोड्स बाय यूजिंग ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आइस ब्लॉक रोड को क्लीन किया जाता है। जनरली होता क्या है कि जो हमारे पास जहाँ पे बर्फबारी होती है, सड़कों पे बर्फ ही बर्फ जमा हो जाता है, आइस जमा हो जाता है, तो आइस को पिघलाने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाना पड़ता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है, ताकि हायर टेम्परेचर में जाके वो क्या कर जाए, मेल्ट कर जाए। ठीक है, तो उस ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट को घटाना पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट घटता कैसे है, फ्रीजिंग पॉइंट जिस तरह से घटता है उस तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी घटता है। आपको पता होगा कि द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है उसी टेम्परेचर पे फ्रीजिंग भी होता है। तो कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर उसी को कह सकते हैं आप
फ्रीजिंग पॉइंट अगर घटेगा तो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू भी घटेगा। मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू घटने से मेल्टिंग आसान हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू घटने से फ्रीजिंग मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये जो ऑप्शन है क्लियरिंग ऑफ आइस ब्लॉक रोड्स बाय यूजिंग ब्राइन सॉल्यूशन, तो ब्राइन सॉल्यूशन एक इंप्योरिटी हो गया आइस के लिए, उसमें जब ब्राइन सॉल्यूशन को डाला जाता है तो उसके एडिशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, जिसकी वजह से आइस इजीली मेल्ट कर जाते हैं और रोड क्लियर हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दी गिवन पिक्चर, तो मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट होगा। तीसरा जो है वो है सी नंबर में, कीपिंग डेड बॉडी इंटैक्ट ऑन द आइस ब्लॉक फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो फॉर मी दिस कुड बी द राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम। क्योंकि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, फ्रीज ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर प्रिजर्वेशन। ये भी हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि आप अगर आइस के बीच में, यानी कि फ्रोजन, जो आपने देखा होगा कि फ्रोजन पीज आते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रोजन फ्रूट्स आते हैं, इसको रखा कैसे जाता है? इसको आइस के बीच में ही प्रिजर्व किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं एंड फर्स्ट टू ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम सही नहीं लग रहे हैं। तो मान लेंगे हम सी और डी पहले, क्योंकि इसमें एम्बिगुअस थोड़े से ऑप्शंस हैं और डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है, इसीलिए हम सारे ऑप्शंस को आपको बस एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन इसमें सही ऑप्शन क्या मान लेंगे? सी एंड डी। सी में क्या है? कीपिंग डेड बॉडी इंटैक्ट ऑन द आइस ब्लॉक फॉर अ शॉर्ट टाइम, एंड दूसरा फ्रीज ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर प्रिजर्वेशन। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू सैंपल्स ऑफ वाटर, दो सैंपल है वाटर का, देयर आर टू सैंपल्स ऑफ वाटर x एंड y ऑफ 500 ग्राम ईच are taken at 30 degrees Celsius and converted to ice and steam respectively। हमारे पास दो सैंपल है वाटर का, एक है x और एक है y, ठीक है। इसका भी हमारे पास कितना ग्राम है? 500 ग्राम, और इसका भी हमारे पास कितना ग्राम है? 500 ग्राम। 500 ग्राम ऑफ ईच एंड बोथ आर एट 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको भी रखा गया एट 30 डिग्री सेल्सियस। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास वाटर का दो सैंपल है, दोनों ही किसका सैंपल है? वाटर का सैंपल है, और 30 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास लिक्विड है। 30 डिग्री सेल्सियस पे ये भी हमारे पास लिक्विड होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा? लिक्विड। 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एक ही फिजिकल स्टेट पॉसिबल है, दैट इज लिक्विड, ठीक है। अब क्या किया गया है, क्या बोला गया है कि आर कन्वर्टेड टू आइस एंड स्टीम रिस्पेक्टिवली, यानी कि x को आइस बनाया गया और y को क्या बनाया गया? स्टीम बनाया गया। x को क्या बनाया गया? x लिक्विड है, इसको क्या बनाया गया? x बोले तो ये H2O है, ऑब्वियसली। इसको क्या बनाया गया है? H2O। x इज कन्वर्टेड टू आइस एंड स्टीम, तो ये आइस हो गया, यानी कि इसको सॉलिड बनाया गया, जिसको हम मान लिए x। और जो y है हमारा, ये भी हमारा क्या है? H2O लिक्विड है, लेकिन इसको क्या बनाया गया है? H2O स्टीम बोले तो गैस। तो एक कन्वर्जन क्या हो रहा है कि सॉलिड बन रहा है, और दूसरा कन्वर्जन क्या हो रहा है कि वो गैस बन रहा है। कीप इट इन योर माइंड। अब गैस बनाने के लिए जाहिर सी बात है, इसके टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा एट अप टू कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको सॉलिड बनाने के लिए इसको टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि एक के टेम्परेचर को कम किए, यानी कि यहां आप कूलिंग कर रहे हैं और यहां क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। एक जगह पे कूल, एक जगह पे हीट कर रहे हैं, ये दो प्रोसेस हो रहा है। अब जरा ध्यान देंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या है? वाटर है। अब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए द टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। नाउ 0 डिग्री सेल्सियस के बाद भी वहां से हीट बाहर निकालना पड़ेगा। 0 डिग्री सेल्सियस तक भी वहां से हीट ही बाहर निकाली गई है, मतलब एनर्जी बाहर निकाला गया है, लेकिन एनर्जी बाहर निकलने की वजह से वहां टेम्परेचर कम हो रहा है। अब जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी घटती है। अब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद हीट वहां से बाहर निकाला जा रहा है, हीट बाहर निकलने की वजह से वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब उस कांस्टेंट टेम्परेचर में एनर्जी बाहर आने के बावजूद टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा है, तो वहां पे फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है। उस समय का हीट जो बाहर निकल रहा है, वहां पे वो पोटेंशियल एनर्जी को घटा रहा है,
पहले काइनेटिक एनर्जी घटती है क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है, जब तक टेम्परेचर घट रहा है तब तक काइनेटिक एनर्जी घट रही है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, द टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब फिजिकल स्टेट बदल रहा है। फिजिकल स्टेट क्यों बदल रहा है? क्योंकि हीट वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। इसका मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ये सिनेरियो है। अब इसका उल्टा यहां समझते हैं। H2O लिक्विड को H2O गैस बनाने के लिए इसके टेम्परेचर को कहां तक ले जा रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। आपके पास कितना डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ था? वो 30 डिग्री सेल्सियस पर। 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए हीट का इनपुट देना पड़ता है, हीट वहां पे देना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। तो व्हेन यू हीट, जब आप उसको हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस ये लिक्विड क्या बनेगा? गैस बनेगा। एट 100 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू दिस गैसियस स्टेट। तो उस समय जो हीट का इनपुट दिया जा रहा है वो हीट काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लें। अब इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो कौन सी एनर्जी चेंज होगी? पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना हीट ये एब्जॉर्ब करता है गैस बनने के लिए वो लैटेंट हीट है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना हीट ये रिमूव करता है वो भी लैटेंट हीट है। यहां पे इस लैटेंट हीट का नाम हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ, सॉरी इसको बोलेंगे फ्रीजिंग, और यहां हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ लुक एट दी ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स व्हिच कंप्लाई विद द अबव एक्टिविटी। ये जो सारा सिनेरियो है, इन सिनेरियोज को कौन कौन से ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन करती है? सबसे पहली बात, 305 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द सैंपल वाई। वाई के लिए हमें 305 किलो कैलोरी हीट चाहिए। चलिए इस बात को हम ए नंबर में ये बात हम मान रहे हैं। जाहिर सी बात यहां हीट चाहिए ही, क्योंकि यहां हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पे हीट रिमूव हो रहा है। यहां हीट क्या हो रहा है? रिमूव। यहां पे हीट रिमूव हो रहा है मतलब नेगेटिव हीट, और यहां पे हीट ऐड हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। 55 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम सैंपल एक्स। अब एक्स सैंपल से 55 किलो कैलोरी हीट रिमूव किया जा रहा है। क्योंकि हीट रिमूव किया जा रहा है तो ये बात भी सही लग रही है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा कि कितना हीट ऐड हो रहा है, कितना हीट रिमूव हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें एंड अपना एनालिसिस करें या फिर अपने आइडियाज को यहां पे पुट करें तो पता चलता है कि एक जगह हीट ऐड हो रहा है, क्योंकि ये 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो टेम्परेचर काफी रेज करना पड़ा, तो ज्यादा हीट की जरूरत पड़ी। तो यहां जो 300 कितना लिखा हुआ है, 5 किलो कैलोरी, तो ये बात समझ में आ रही है। और यहां ये प्लस है और यहां माइनस कितना है, 55 किलो कैलोरी। तो समझ में आ रहा है कि भाई यहां 30 से 0 तक पहुंचे तो इतना रिमूव हो रहा है, और 30 से 100 तक पहुंचे तो इतना ऐड हो रहा है। तो दोनों बातें सही लग रही। तीसरी बात क्या है, सी नंबर में क्या बोल रहा है, 167 किलो जूल हीट नीड टू विथड्रॉन फ्रॉम सैंपल एक्स आफ्टर रीचिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद क्या हीट विड्रॉ करना पड़ेगा? तो हाँ, करना पड़ सकता है। तो ऑप्शन सी भी, क्योंकि करना पड़ सकता है या करना ही पड़ेगा। अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद क्या हमारा वाटर सीधे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें हीट रिमूव करना पड़ेगा। हीट रिमूव करेंगे तभी वो वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, और जितना हीट रिमूव करता है उसी हीट का नाम तो लैटेंट हीट है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट विथड्रॉन फ्रॉम सैंपल एक्स विल बी सफिशिएंट टू कन्वर्ट हाफ द अमाउंट ऑफ सैंपल वाई टू स्टीम। अब वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। सी नंबर भी सही लग गया, ठीक है, डेटा। अब यहां क्या बोल रहा है, डी नंबर में क्या बोल रहा है कि जितना हीट यहां से रिमूव हो रहा है, जितना हीट यहां से रिमूव हो रहा है, क्या वो वाई के आधे अमाउंट को स्टीम बना सकता है? यानी कि द रिमूव्ड हीट इन केस ऑफ एक्स कैन बी यूज टू कन्वर्ट हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ वाई इनटू इट्स गैसेस स्टेट। भाई ये पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है, कितना बड़ा, यहाँ 55 है, यहाँ 305 है। आधा भी करेंगे तो आधा करने से ये लगभग 150 आता है। तो 55 का ट्वाइस
भाई होने वाला है नहीं, इसका मतलब ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। एक बार हम इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन इतने अच्छे से सेट नहीं किए गए, बट द क्वेश्चंस आर वेरी गुड। फिर भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहां ऑप्शन सही से दिखाया नहीं गया है, तो हम कह सकते हैं ये तीन ऑप्शन सही है, ए बी सी इज करेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े से अजीबोगरीब टाइप से इसके ऑप्शन सेट किए गए हैं, फिर भी हमें बात समझ में आ रही है कि एक जगह हीट ऐड हो रहा है, एक जगह हीट रिमूव हो रहा है, और एक जगह फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी हीट विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन द फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉन फ्रॉम सैंपल एक्स, एक्स से जितना हीट विड्रॉ हो रहा है, कितना हीट विड्रॉ हो रहा है, 55 किलो कैलोरी। अब क्या ये 55 किलो कैलोरी, आगे क्या लिखा है, बी सफिशियंट टू कन्वर्ट हाफ द अमाउंट ऑफ सैंपल वाई टू स्टीम। अब वाई का हमारा जो अमाउंट है, इसका 250 ग्राम को क्या करने के लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा 500 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 305 किलो कैलोरी चाहिए। तो 250 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना चाहिए, इसका आधा हीट चाहिए, चाहिए कि नहीं, यानी कि इसका आधा हीट चाहिए। इसका आधा हीट 305 का आधा क्या होगा, 305 का आधा क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21525, तो 152.5, तो इतना तो नहीं हो रहा है भाई, ये तो 55 ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्ट। अगर आप कैलकुलेट करके भी देखना चाहेंगे या फिर एनालिटिकली भी देखना चाहेंगे, तो मुझे लगता है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे लगता है कि केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है, और जितने लोग अगर नहीं पढ़ा है आपने हमारे लेक्चर्स, तो आपको लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, और अगर उन लेक्चर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप बोलें, फिर आपको नए सीरीज में लेक्चर्स को फिर से बनाया जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे एक बार आते हैं। आप लोग अपनी किताब को खोलें, क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन क्या है, 4 metals A, B, C, D are considered. Certain information regarding these metals is given in the following table. Based on this information, identify the set of metals which can satisfy the condition. ठीक है, हम देख लेते हैं। पहले हम मेटल्स और उसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। हमारे पास मेटल है, कौन कौन से मेटल है, अननोन मेटल्स ऑब्वियसली, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ हमारे पास। क्या है डिस्क्रिप्शन भाई, लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटल्स। पहला मेटल हमारे पास ए है। ए का क्या लिखा है, नो रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, नो रिएक्शन विद डाइल्यूट। आप सबको पता है कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। उनमें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बी नंबर में क्या है, जो बी है, यानी कि द मेटल बी डिस्प्लेसेस, मेटल बी डिस्प्लेसेस ए एंड डी। वेरी गुड। चलिए दो बातें समझ में आ गई कि ए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, और जो बी है वो ए और डी दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब अभी तक बात जो समझ में आई कि सबसे ज्यादा इन तीनों में रिएक्टिव कौन हो गया, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना, और ए डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर डी कर रहा है, पर देख लेते आगे भी ऑप्शन भी देख लेते। सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है डिस्प्लेसेस बी। सी क्या कह रहा है, डिस्प्लेसेस बी। इसका मतलब बी से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, सी। चलिए वेरी गुड। और डी पे आते हैं हम लोग। डी पे क्या कह रहा है भाई, कैन डिस्प्लेस ए एंड नॉट सी, कैन डिस्प्लेस ए एंड नॉट सी, सी को नहीं कर सकता। यानी कि डी किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ए को डिस्प्लेस कर रहा है। डी अगर ए को डिस्प्लेस कर रहा है और बी किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ए को डिस्प्लेस कर रहा है, और डी दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब हमारी बी की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है भाई। अच्छा, रिएक्टिविटी हम लिखते हैं एक तरफ, यहाँ पे रिएक्टिविटी को लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहले रिएक्टिविटी लिख लेते हैं, फिर हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहां से रिएक्टिविटी देखते हैं। सबसे ज्यादा बी ए और डी दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है, सी बी को डिस्प्लेस कर रहा है, बी ए और डी दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है, और डी जो है वो ए को डिस्प्लेस कर रहा है बट सी को डिस्प्लेस
नहीं कर रहा है। इसका मतलब डी की रिएक्टिविटी ए की रिएक्टिविटी से ज्यादा है। ये तो बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले लिखेंगे जो डी है इज मोर रिएक्टिव देन ए। अब ए और डी दोनों को डिस्प्लेस कौन कर रहा है? बी। लेकिन बी को डिस्प्लेस कौन कर रहा है? सी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? सी। और सी से कम रिएक्टिव कौन हो गया? बी। क्योंकि बी डी और ए दोनों को डिस्प्लेस कर रहा है और सी बी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिल गया सी बी डी ए। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज सी एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज ए। सिंपल है। अब देखें यहां पे जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में हमें देखना है कि जो सी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास ए बी सी डी देखते हैं हम लोग। ए में क्या है? एफ ई है। बी में क्या है? एन आई है। सी में क्या है? सी यू है। और डी में क्या है? ए जी है। लीस्ट रिएक्टिव कौन होना चाहिए? ए शुड बी लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन इस ऑप्शन में लीस्ट रिएक्टिव कौन है? डी है। क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे कम रिएक्टिव इन सारे मेटल में आयरन, निकल, कॉपर और सिल्वर में सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव। और आपको सबसे कम रिएक्टिव होना क्या चाहिए? ए को, और ए के जगह आयरन है जो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब ये तो एक गलत ऑप्शन हो गया। बी नंबर पे आते हैं हम लोग। बी नंबर में क्या है हमारे पास? सी यू, उसके बाद एन आई, उसके बाद Zn, उसके बाद Pb। चलिए, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल शुड बी कॉपर। तो इन सब में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। समझ में आ गई बात। चलिए, और बी को किससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए? सी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। सी जिंक, सॉरी, सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और आपको सबको पता है इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव। यहां अगर ऑर्डर देखें हम लोग कॉपर, निकल, जिंक और लेड का, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। तो उससे कम रिएक्टिव कौन है? उससे कम रिएक्टिव कॉपर से, सॉरी, जिंक से कम रिएक्टिव निकल या लेड में से कोई होगा। मान लेते हैं लेड है। एक बार हम लोग टेबल देख लेते हैं कि सबसे कम रिएक्टिव निकल और लेड में निकल इज मोर रिएक्टिव। निकल इज मोर रिएक्टिव। तो पहले निकल ले लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद कौन है हमारे पास? निकल के बाद लेड आ गया, और सबसे कम कौन हो गया? कॉपर हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है भाई? जिंक क्या है? सी है। वेरी गुड। और निकल क्या है? बी है। समझ में आ रहा? सही है। और लेड क्या है? डी है। वो भी समझ में आ रहा है। और कॉपर क्या है? ए है। यही सी बी डी ए, सी बी डी ए। इसका मतलब बी तो सही मिल गया भाई। बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग सी नंबर पे। सी नंबर पे क्या दिया हुआ है? पी बी जेड एन, पी बी जेड एन, सी ए एफ ई, सी ए एफ ई। अब यहां से ऑर्डर पहले लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? ऑर्डर। और फरमाइएगा एकदम आराम आराम से। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो ऑब्वियसली कैल्शियम इज मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया कैल्शियम। ठीक है। और कैल्शियम कितना नंबर पे है? सी नंबर पे। वेरी गुड, ये भी बात सही है। उसके बाद हमारे पास कैल्शियम के बाद कौन कम रिएक्टिव? उससे कम रिएक्टिव जिंक होगा ऑब्वियसली। और जिंक से कम रिएक्टिव कौन होगा? लेड और आयरन में से ऑब्वियसली आयरन। और सबसे कम लेड। दिख रहा है कैल्शियम सी नंबर पे है, जिंक बी नंबर पे है, आयरन डी नंबर पे है, और लेड ए नंबर पे है। तो सी बी डी ए, सी बी डी ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है? ए जी। ये समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है ए जी। इसके बाद एस एन, उसके बाद एम जी। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एफ ई। चलिए, अब इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिख रहा है कि एम जी है सी नंबर पे। ये हो गया सी। चलो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी है। उसके बाद सबसे कम रिएक्टिव कौन है? हमारे ए जी। ए जी कितना नंबर पे आ रहा है? ए नंबर पे। तो ए नंबर पे आ गया हमारा ए जी। सही, समझ में आ रहा है। उसके बाद एस एन और एफ ई में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो हम लोग एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। आप सब लोग के पास रिएक्टिविटी सीरीज होना चाहिए। तो एस एन आपका क्या है? आयरन है, और एस एन है। तो ऑब्वियसली आयरन इज मोर रिएक्टिव देन एस एन। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन, ये डी नंबर पे आ गया। ऑब्वियसली डी नंबर पे हमारा थर्ड मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिव ए नंबर पे है। तो ये भी हमारा सही हो गया। ए जी इज लीस्ट रिएक्टिव। ऑर्डर हमारा क्या होगा? देखते एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं। एम जी इज मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद कौन आ गया?
Fe, उसके बाद Fe के बाद Sn, और सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया? Ag। हमको लगता है ये ऑप्शन सही नहीं है। Mg कितना नंबर पे आया? C पे। Fe क्या है? D, उसके बाद Sn क्या है? B, और Ag क्या है? A। CDBA हमारे पास है CBDA, तो ये सही नहीं हुआ, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया B एंड C, एंड A एंड D आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज। एक तो आपको यहाँ डेटा दिया हुआ है, ये डेटा है, उसके अलावे आपके पास, और ये डेटा का इस्तेमाल कुछ खास हो नहीं पाया क्योंकि हमारे पास मेटल्स ही नहीं दे दिए गए। इसका मतलब बेसिकली आपको याद होना चाहिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स का एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आप बुक को पलटेंगे, पीछे जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 3 तो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप सब लोग किताब खोलेंगे और डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहला डायग्राम क्या है? कोल्ड ड्रिंक लिया गया है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक को किसमें लिया गया? एक ग्लास में। जैसे ही आप किसी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को ओपन करते हैं और एक ग्लास में उसको डालते हैं तो आप देखते हैं उससे गैसेस बाहर आने लगते हैं। गैसेस बाहर आने लगते हैं, इसका मतलब क्या? कोल्ड ड्रिंक रखा किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, वो बाहर आया। अब बाहर आने की वजह से क्या हुआ भाई? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। हम ऑप्शन पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा। पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, एक आइडिया। आप किसी कोल्ड ड्रिंक को बाहर लाए, है ना, रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑब्वियसली। अब आप देख सकते हैं वहां से गैसेस बाहर आते हैं। आप सबको पता है जो कोल्ड ड्रिंक बेसिकली 2000 कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर में, लोअर टेम्परेचर में रखा जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, उससे गैसेस बाहर आएंगे। बेसिकली ये होता है कि प्रेशर हाई रहेगा तो ज्यादा गैस डिजॉल्व रहेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तब भी ज्यादा गैस डिजॉल्व रहेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा तो उससे गैस बाहर आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से किसी गैस की सॉल्युबिलिटी, यानी कि हाउ मच गैस कैन बी डिजॉल्व इन अ लिक्विड, ये घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है बाई द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सिंपल सी बात है। दूसरा फिगर क्या है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन लिया गया है, उसको सेंट्रीफ्यूज में रोटेट किया गया। किसमें रोटेट किया गया? सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में रोटेट क्यों करना पड़ता है आप सबको पता होगा, मैं फिर ऑप्शन जब पढ़ूंगा उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेंट्रीफ्यूज करता क्या है? सेंट्रीफ्यूज उन सॉलिड पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने में मदद करता है जो खुद सेटल डाउन नहीं हो सकता है। जैसे एक तो प्रोसेस होता है जिसका नाम है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कब होता है? देयर आर इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स which can settle down at the bottom of the container by their own under the influence of gravity। लेकिन कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन नहीं होते हैं फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब वो सेटल डाउन खुद से नहीं हो पाते। तो दो सॉलिड पार्टिकल्स आर फोर्स टू सेटल डाउन, और कैसे करते हैं उसको एक मशीन में हम लोग रोटेट करते हैं। दैट मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज और सेंट्रीफ्यूगल मशीन। उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसको रोटेट करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में। जब इस रोटेशन के दौरान दोज पार्टिकल्स आर फोर्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो वही दिख रहा है उस दूसरे वाले डायग्राम में। तीसरे वाले डायग्राम में एक आपका समझ लीजिए ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और जिसमें आपको क्या लगाया गया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम लगाया गया है। अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग गैस वेपर बनते हैं, अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग गैस के वेपर बनते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर में क्या है कि आपके पास एक कप है, उस कप में एक फिल्टर पेपर रखा गया है और उससे एक सॉल्यूशन को पास किया जा रहा है। सॉल्यूशन को पास किया जाए, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्युबल चीजें हैं वो सॉल्वेंट के साथ चले जाती है, लेकिन जो इनसॉल्युबल चीजें हैं वो फिल्टर पेपर में एज अ रेसिड्यू रुक जाती है। यानी कि जो फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट में सॉल्युबल सब्सटेंस चला जाएगा लिक्विड के साथ, लेकिन जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो फिल्टर पेपर में स्टक कर जाएगा। तो ये 4 डायग्राम्स दिए गए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस, ठीक है। ये चारों के चारों सेपरेशन टेक्निक है। पहला सेपरेशन टेक्निक में क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बाहर आ जाएगा। दूसरा टेक्निक में क्या है? जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल जो खुद सेटल डाउन नहीं होता, दे आर फोर्स्ड टू सेटल डाउन। और तीसरे में क्या होता है? अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग गैस, अलग अलग लिक्विड के वेपर को ऑब्टेन किया जाता है। और चौथे में
जो सॉल्युबल सॉलिड है उसको अलग कर लिया जाता है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको अलग कर लिया जाता है। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। चलिए तो सबसे पहला क्या है, ऑप्शन नंबर ए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने आपको बताया दैट्स ट्रू। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड में घटती है टेम्परेचर बढ़ने से। हायर टेम्परेचर में कम से कम गैसेस डिसॉल्व रहते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। गर्मी के दिनों में मछलियां ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है। क्यों ऊपर की तरफ आने की कोशिश करती है? क्योंकि हायर टेम्परेचर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा वाटर बॉडीज में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आके ऑक्सीजन की मात्रा को यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है। ठीक है, अब देखते हैं जहां पे पानी बहुत ही कम होता है और मछलियां मर भी जाती है गर्मी के दिनों में ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन क्या है? द लोअर डेंसिटी सॉलिड पार्टिकल्स। लोअर डेंसिटी, रिमेंबर मैंने कहा दोज पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट सेटल डाउन बाय देयर ओन, सच पार्टिकल्स आर फोर्स टू सेटल डाउन। इसका मतलब उसकी डेंसिटी कम है, वो खुद सेटल डाउन नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको फोर्स करते हैं सेटल डाउन होने के लिए। तो क्या लिखा है? द लोअर डेंसिटी सॉलिड पार्टिकल्स आर सेटल डाउन विथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां अप्लाई होता है? सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, अब सी नंबर में क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वेपोराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर। सेम वही बात हो गई, मैंने कहा कि एक लिक्विड, आपके पास कई लिक्विड के मिक्सचर्स हैं, अब उन लिक्विड्स का सबका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग लिक्विड के वेपर बन जाएंगे एंड यू कैन सेपरेट देम। एंड डी नंबर में द सॉल्युबल कंपोनेंट गेट एक्सट्रैक्टेड इनटू द सॉल्वेंट लिविंग बिहाइंड द इनसॉल्युबल वन। मैंने आपको कहा फिल्टर पेपर से जब पास करेंगे आपके पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल चीजें भी है, तो इनसॉल्युबल चीजें फिल्टर पेपर में रुक जाएंगी और जो सॉल्युबल चीजें हैं वो सॉल्वेंट के साथ पास ऑन हो जाएंगी। ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने बना लिए। अब 5 नंबर पे आते हैं। मुझे लगता है 5 नंबर तक हम लोग हमारा मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद कॉम्प्रीहेंसिव बेस्ड है, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन इसको समझ, इसका बहुत ही डेली लाइफ एप्लीकेशन है, इसका बहुत ही वाइड रेंज में एप्लीकेशन है। क्या कह रहा है? टू एलॉयज X and Y with major component as copper are very much suitable for making sharp casting or perfect molds. Sharp casting and perfect molds. Sharp casting and perfect molds. ठीक है, कास्टिंग का मतलब आप समझ सकते हैं किसी ऑलरेडी बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर जब चढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। उसको बोलते हैं शार्प कास्टिंग। बहुत ही शार्प कास्टिंग बनाने के लिए, बहुत ही पतला सा कास्ट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? एक एलॉय का इस्तेमाल कर, 2 एलॉय का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मेजर कंपोनेंट कॉपर का है। और मोल्ड्स किसका बनता है? यानी कि मोल्ड्स बनाने का मतलब कि अलग अलग शेप बनाना। उस एलॉय का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग शेप बनाने के लिए। अलग अलग शेप बनाने के लिए हम लोग किसी ऑलरेडी बने हुए शेप का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे किया जाता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बोला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ दोज मटेरियल्स। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा उनके मटेरियल का? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई डिक्रीज जस्ट लाइक कॉपर। प्रेशर बढ़ाने से एक्स और वाई का मेल्टिंग पॉइंट, ए नंबर में क्या लिखा है? क्या बोला है? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, इससे क्या होगा? पहला ऑप्शन लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई डिक्रीज जस्ट लाइक कॉपर, जस्ट लाइक कॉपर। अच्छा, क्या ये बताएं आप, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा या घटेगा? तो साफ साफ सबको पता है कि ज्यादातर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाता है, और यहाँ क्या लिखा है? डिक्रीज कर रहा है। और कॉपर का तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेशर बढ़ाने से कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट 100%। वो बात ही सही नहीं है पहली बात, क्योंकि यहाँ डिक्रीज कर रहा है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है।
सिर्फ उन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट घटता है प्रेशर बढ़ाने से जो मेल्ट करने पर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उनमें से बहुत लिमिटेड है, उनमें से एक आता है क्या, जिसका नाम है आइस। आइस को अगर आप मेल्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एसोसिएशन की वजह से, उसमें गैप्स खत्म हो जाते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कॉपर मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, ये एक्सपेंड करता है। अब एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। तो दैट्स द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो बात समझ में आ गई। दूसरा क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई शोज दिस सेम ट्रेंड। क्या बोला है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई shows the same tendency, so the same tendency as ice। अब ये बात समझ में आ रही है। पहले हम ये समझना है क्या x और y मेल्ट करने पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा। अगर x और y मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आइस मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसी पे पूरी की पूरी बहस होगी। अब आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का एक मोल्ड बनाना है, मतलब इसी शेप का हमें एक मोल्ड बनाना, तैयार करना है। तो हमें यूज करना है एक्स एंड वाई एज एन एलॉय। एक्स और वाई का यानी कि कॉपर का एलॉय है एक्स एंड वाई। मान लेते हैं एक्स से इस शेप को बनाना है। इस शेप को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जब लिक्विड बनाएंगे लिक्विड को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक्स को मेल्ट करके इसके ऊपर पूरा का पूरा शेप बना लेंगे, यानी कि इसके ऊपर डाल दें और फॉर एग्जाम्पल एक्स का लिक्विड बना हुआ है, इसको उसमें डुबोए और बाहर निकाले। इसके पूरे के ऊपर एक कास्ट बन गया, इस शेप का कास्ट बन गया। अब वो मेल्ट जब किया था तो वो क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, इसके ऊपर चिपक गया। अब उसको हम कूल कर रहे हैं, जैसे ही कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई करने पे, मेल्ट करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सॉलिडिफाई करने पे क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। जैसे ही एक्सपेंड करेगा वो मोल्ड इससे आराम से बाहर निकाला जा सकता है, यानी कि उस शेप को कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अदरवाइज ये उसी में चिपका हुआ रह जाता। तो हमें चिपका हुआ चाहिए, मोल्ड बनाने के लिए इसमें चिपकना नहीं चाहिए। जैसे ही सॉलिडिफाई होगा वो बाहर की तरफ अलग हो जाना चाहिए। इन दोनों में जो गैप है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। वो गैप कब क्रिएट होगा, जब सॉलिडिफाई करने पर वो एक्सपेंड करे। तो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसके परफेक्ट कास्टिंग हो जाती है इसके ऊपर। अब परफेक्ट कास्टिंग के बाद उसको अलग करने के लिए जब उसको कूल डाउन करते हैं तो वो सॉलिडिफाई होगा, और सॉलिडिफाई होगा तो वो एक्सपेंड करेगा। तो हमारा आइस ऐसा करता है, आइस मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और सॉलिडिफाई करने पर एक्सपेंड करता है। इसका मतलब एक्स और वाई को भी उसी तरह से बिहेव करना चाहिए। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस आएंगे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।